नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर दोस्तों, जिसका नाम है पॉलिटिकल साइंस विद एसके सर पर। दोस्तों, हम लोग यूनानी राजनीतिक चिंतकों के बारे में दोस्तों चर्चा कर रहे थे और आज उसी कड़ी में आज हम लोग प्लेटो के जो साम्यवादी सिद्धांत था, जो साम्यवाद का सिद्धांत था दोस्तों, उस पर बात करेंगे। दोस्तों, प्लेटो ने जो अपने आदर्श राज की या दार्शनिक राजा की जो कल्पना की थी अपने रिपब्लिक में दोस्तों, उसकी स्थापना के लिए, न्याय की स्थापना के लिए उसने जो दो विशेष बातों के बारे में उसने बताया है कि अगर आप राज्य में न्याय की स्थापना करेंगे तो इन दो बातों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। वो दो बातें कौन कौन सी थी दोस्तों उसमें से एक बात थी दोस्तों शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा पद्धति। और दोस्तों ध्यान देना, ये जो शिक्षा पद्धति राज्य द्वारा दी जानी चाहिए, राज्य के द्वारा। और दोस्तों प्लेटो ने दूसरी बात बताई थी जो थी सामाजिक साम्यवाद। सामाजिक साम्यवाद। और दोस्तों ध्यान देना कि हम लोगों ने शिक्षा व्यवस्था तक, प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति थी, यूनानी शिक्षा व्यवस्था जो थी, उस पर बात कर ली थी। अगर अब तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर वो वीडियो देख लीजिए, मैं उसकी लिंक वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि जो इन्होंने अपने न्याय का जो इन्होंने स्थापना करना था, प्लेटो को न्याय की प्राप्ति के लिए इन्होंने जो दो विशेष बातें बताई, वो दोस्तों ये दो बातें थीं कि शिक्षा पद्धति जो राज्य के द्वारा निर्देशित होनी चाहिए, दिशा निर्देशित होनी चाहिए, और दूसरी बात बताई जो सामाजिक साम्यवादी व्यवस्था थी वो बताई। तो हम लोगों ने शिक्षा पद्धति पे प्लेटो की बात कर चुके हैं। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे सामाजिक साम्यवादी व्यवस्था पर। दोस्तों जो प्लेटो का साम्यवाद था वो दोस्तों दो भागों में बटा हुआ था। पहला भाग संपत्ति का साम्यवाद, और दूसरा दोस्तों था परिवार का साम्यवाद, या दोस्तों पत्नी का साम्यवाद। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्लेटो जो पहला साम्यवाद बताते हैं वो दोस्तों संपत्ति का साम्यवाद होता है, संपत्ति का साम्यवाद होता है दोस्तों। और जो दूसरा साम्यवाद बताते हैं वो बताते हैं कि वो परिवार का साम्यवाद होता है। दोस्तों एक एक करके हम दोनों साम्यवादों के पे बात करेंगे। दोस्तों जो संपत्ति का साम्यवाद होता है, प्लेटो का मानना होता है, दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ये जो दोनों साम्यवाद होते हैं ये मुख्य अभिभावक वर्ग के लिए होते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को याद हो, मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि जो अभिभावक वर्ग में जो लोग आते हैं वो मुख्यतः जो शासन करने वाले होते हैं, जो राज्य की सुरक्षा करने वाले होते हैं, वो लोग आते हैं। उसमें कौन से लोग आते हैं दोस्तों? यहाँ पे आता है शासक वर्ग, दूसरे नंबर पे दोस्तों आता है सैनिक वर्ग। ठीक है दोस्तों, ये जो अभिभावक वर्ग में प्लेटो ने जिसको रखा हुआ है, एक में उसमें आते हैं शासक वर्ग, जो दार्शनिक राजा होता है, जो राज्य का जो बौद्धिक कार्य संभालता है वो वर्ग होता है, और दूसरा होता है जो राज्य का जो सुरक्षा का कार्य दायित्व संभालता है वो होता है। और इन दोनों वर्गों को वो संपत्ति से निषेध कर देता है, और जो साम्यवाद का जो घेरा होता है उसमें इन दोनों वर्गों को वो रखता है। अब दोस्तों संपत्ति का साम्यवाद वो क्यों संपत्ति से निषेध कर देता है इन दोनों वर्गों को, अब हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों प्लेटो का मानना था कि जो दार्शनिक राजा होगा, जो शासक वर्ग होगा, दोस्तों एक एक करके हम लोग बात करेंगे कि प्लेटो का मानना था जो शासक वर्ग होगा उसको अगर राजनीतिक शक्ति और
और दोस्तों अगर आर्थिक शक्ति, अगर दोस्तों शासक वर्ग को राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति दोनों दे दी जाएंगी तो वो उस फलस्वरूप निरंकुश भी हो सकता है, वो निरंकुश भी हो सकता है। इसलिए प्लेटो को कहीं ना कहीं ये डर था कि अगर उसको शासक वर्ग को अगर राजनीतिक शक्ति भी दे दे और अगर उसको वो आर्थिक शक्ति भी दे दे तो जो उसका दार्शनिक राजा था वो निरंकुश हो सकता है, कितना भी उसने 50 साल तक शिक्षा ग्रहण की हुई है। दोस्तों इसी डर की वजह से प्लेटो साम्यवाद लाता है अपने राज्य में कि उसको लगता है कि कितना भी जो दार्शनिक राजा होता है, जो शासक वर्ग होता है, जो सैनिक वर्ग होता है, वो उसको कितना भी उसने शिक्षित किया हो, एक टाइम पे शिक्षा का असर खत्म हो जाएगा। तब जो राज्य की जो अगर विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो गई राज्य में, मान लेते हैं दोस्तों कि व्यक्ति 50 वर्षों तक शिक्षा ग्रहण करता है और उसके बाद जब वो राजा दार्शनिक राजा बन जाता है क्योंकि उसने तो अपना पूरा जीवन शिक्षा ग्रहण करने में लगा दिया। अब अगर उसने 50 वर्ष के बाद अगर वो दार्शनिक राजा बन जाता तो अगर उसके मन में कहीं मोह जग गया कि जो देश का जो उस समय जो मोह की चीजें थी, जो आकर्षण का केंद्र थी, अगर उसमें वो आकर्षित हो जाता, जैसे संपत्ति या महिला, परिवार, दोस्तों इसी चीज़ों से इन्हीं चीज़ों के डर की वजह से प्लेटो कहता है कि जो शिक्षा से व्यक्ति को संस्कार मिले हैं, जो शिक्षा से दार्शनिक राजा को या अभिभावक वर्ग को जो संस्कार मिले हैं, उनका हनन एक टाइम पे अगर हनन होने लगा तो एक ऐसी व्यवस्था का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है जो शिक्षा के प्रभाव को खत्म होने के बाद व्यक्ति को गलत रास्ते पे जाने से रोके। इसलिए वो एक साम्यवादी व्यवस्था लाता है और वो संपत्ति का साम्यवाद लाता है और परिवार का साम्यवाद लाता है। अब हम दोस्तों जो संपत्ति के साम्यवाद पे बात कर रहे हैं वो मुख्यतः शासक वर्ग के लिए ही होता है, जिसमें सैनिक वर्ग और दार्शनिक राजा आता है। और उसमें दोस्तों वो चाहता था कि एक व्यक्ति के पास अगर राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्तियां दोनों हो जाएंगी तो वो निरंकुश हो जाएगा। इसलिए उसने आर्थिक शक्ति राज्य के तृतीय वर्ग उत्पादक वर्ग को दे दी। जो उसने आर्थिक शक्ति का जो उसने जिम्मेदारी दी वो उत्पादक वर्ग को दे दी और जो राजनीतिक शक्ति थी वो दार्शनिक राजा में और यानी शासक वर्ग में और जो सैनिक वर्ग था उसमें बांट दी। दोस्तों इसी डर की वजह से अब वो संपत्ति से क्यों उसको निषेध कर देता है, उसका कारण दोस्तों इस तरह से उस पर अब हम लोग चर्चा करेंगे कि प्लेटो मानता है कि अगर व्यक्ति के पास संपत्ति हो जाएगी, प्लेटो मानता है कि अगर व्यक्ति के पास संपत्ति हो जाएगी, दार्शनिक राजा के पास अगर संपत्ति हो जाएगी तो अगर उसके पास अगर मान लेते हैं ए व्यक्ति दार्शनिक राजा है, अगर ए व्यक्ति दार्शनिक राजा उसके पास ये संपत्ति का टुकड़ा है, ये संपत्ति का टुकड़ा है। अब अगर उसके मन में ये भाव जग गया कि इस टुकड़े को हम बढ़ा देते हैं और अपना जो प्रभाव वो इतने तक कर लेते हैं, तो अब उसका ध्यान जो है उस टुकड़े को बढ़ाने में लग जाएगा और जो उसका कर्तव्य था, जो दार्शनिक राजा का कर्तव्य था लोगों की सेवा करना, न्याय की स्थापना करना, वो इसको भूल जाएगा और अपनी संपत्ति को बढ़ाने के चक्कर में अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करेगा और राज्य के साथ न्याय नहीं करेगा, न्याय की स्थापना नहीं करेगा। प्लेटो इसी डर के कारण उसको संपत्ति से बाहर कर देता है। और जो सैनिक वर्ग होता है, सैनिक वर्ग होता है दोस्तों, उसको किस लिए बाहर करता है कि एक सैनिक जो होता है वो देश की सुरक्षा की एक रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करता है। और अगर इस सैनिक वर्ग को झूठे या किसी संपत्ति के टुकड़े का या सोने चांदी का अगर प्रलोभन दे दिया जाए कि आप हमसे ये टुकड़ा ले लीजिए संपत्ति का और हमको ये कार्य कर लेने दीजिए जो कि कार्य अवैध है, जिससे राज्य का हानि हो सकती है, और अगर उस संपत्ति के लालच में अगर उसने उसको अनुमति दे दी, उसको राज्य की सीमा के अंदर घुसने दे दिया, तो राज्य का तो नुकसान हो जाएगा, उसको तो हानि हो जाएगी। इसलिए प्लेटो चाहता है कि ये जो अभिभावक वर्ग है उसको संपत्ति से पूर्ण निषेध कर देता है। और प्लेटो का मानना है कि जो अभिभावक वर्ग है वो सोना चांदी का भी प्रयोग नहीं करेगा, पूर्णतः वर्जित कर देता है। कि जैसे जो राजा लोग होते थे, जो अभिभावक वर्ग होते थे पुराने समय में, वो सोने चांदी के बर्तनों का प्रयोग खाने और पीने के
लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन जो प्लेटो कहते हैं कि आप सोने और चांदी का प्रयोग पूर्णतः रूप से नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, और पूर्णतः निषेध कर देता है वो। इनके लिए सार्वजनिक जो राजा होते हैं या जो अभिभावक वर्ग के लोग होते हैं, इनके लिए कोई निजी घर नहीं होते हैं, निजी संपत्ति नहीं होती। इनका मानना है कि ये लोग निजी संपत्ति नहीं बनाएंगे, निजी आभूषण नहीं रखेंगे, निजी किसी भी प्रकार इतना अपने घर में अन्न नहीं रखेंगे, खाने का सामान नहीं रखेंगे कि जो जरूरत से ज्यादा हो। वो सिर्फ उतना अन्न रखेंगे कि साल के अंत तक, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सिर्फ उतना खाने का सामान रखेंगे कि साल के अंत तक सब खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाए। सिर्फ इससे ज्यादा वो अन्न घर पे नहीं रखेंगे, इससे ज्यादा वो अन्न घर पे नहीं रखेंगे, कि वो सिर्फ उतना अन्न रखेंगे जितना जरूरत का है। और कभी भी किसी दूसरे के लिए, जो उत्पादक वर्ग के लोग हैं, वो उनको कोई भी चीज देने से मनाही नहीं करेंगे, क्योंकि जो इनके पास चीजें होंगी वो राज्य की संपत्ति होगी, वो सार्वजनिक होगी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो अभिभावक वर्ग के पास जो भी वस्तुएं होंगी वो सार्वजनिक होंगी, वो किसी के प्रयोग के लिए वो मना नहीं कर सकते हैं। प्लेटो कहता था कि ये लोग टेंटों में रहेंगे, राज्य के बाहर रहेंगे और अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं बनाएंगे। इस तरह से उसको संपत्ति से पूर्ण रूप से अभिभावक वर्ग को निषेध कर देता है। तो दोस्तों इनका दूसरा वर्ग था कंचन और कामनी से दूर रहना चाहिए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ऐसा ये वेदों में भी लिखा हुआ है। वेदों में दोस्तों ये लिखा हुआ, कंचन और कामनी से हमेशा दूर रहना चाहिए, उचित दूरी बना कर रखना चाहिए। दोस्तों कंचन क्या होता है? कंचन दोस्तों सोना होता है, और कामनी क्या होता है दोस्तों? वो स्त्री होती है। दोस्तों प्लेटो क्या कहते हैं कि कंचन और कामनी से दूर रहना चाहिए, इनके मोह से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति कंचन के लालच में फंस जाता है या कामनी के लालच में फंस जाता है तो अपना जो बौद्धिक स्तर है उसका वो हनन करवा लेता है और अपना किसी भी प्रकार की वो कई प्रकार की वो हानि उठाता है। इसलिए प्लेटो इन दोनों चीजों को निषेध कर देता है अभिभावक वर्ग के लिए और कहता है कि संपत्ति से भी आप दूर रहिए, आप महिला से भी दूर रहिए। और इसी क्रम में जो इनका दूसरा साम्यवाद है, जो साम्यवाद का दूसरा प्रकार है, उसमें प्लेटो कहते हैं परिवार का साम्यवाद। प्लेटो उसमें कहते हैं कि परिवार का साम्यवाद या पत्नी का साम्यवाद। प्लेटो कहते हैं कि जो अभी उन्होंने कहा कि कंचन और कामनी से दूर रहना चाहिए, सोना से दूर रहना चाहिए, तो उसी क्रम में ये कहते हैं कि परिवार का साम्यवाद या पत्नियों का साम्यवाद। प्लेटो मानते हैं कि जो अभिभावक वर्ग है, अभिभावक वर्ग में मुख्यतः जो उनकी महिलाएं आएंगी, महिला और पुरुष। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि जो अभिभावक वर्ग में जो महिला या जो पुरुष होंगे वो किसी के साथ निजी संबंध नहीं बनाएंगे। जो अभिभावक वर्ग के पुरुष और महिला हैं वो किसी दूसरे लोगों के साथ, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, मान लेते हैं दोस्तों ए पुरुष है और बी फीमेल है दोस्तों, ठीक है, बी फीमेल है और एक दूसरा कोई पुरुष है डी, ये दोस्तों मेल है और कोई ई ये फीमेल है। अब दोस्तों इनके पास ये स्वतंत्रता है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि इनके पास ये जो बी फीमेल महिला है अभिभावक वर्ग की, इनके पास एक स्वतंत्रता है कि अगर ये चाहें तो वो इनके साथ संबंध स्थापित कर सकती हैं, अगर ये चाहें तो वो इनके साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं, या ये जो ई जो फीमेल है अगर ये चाहे तो इसके साथ संबंध स्थापित कर ले या इनके साथ भी संबंध स्थापित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पुरुष और महिला के दोनों इच्छाओं पर निर्भर करता है कि वो किसी एक को अपनी निजी संपत्ति नहीं मानेगा, जैसा कि आज के आधुनिक समय में होता है कि व्यक्ति किसी दूसरे पुरुष या महिला के साथ शादी करा दी, विवाह करा दिया जाता है और वो उसकी एक निजी संपत्ति हो जाती है, या
उसकी एक संपत्ति के तौर पर उसको देखा जाता है। दोस्तों प्लेटो क्या कहते हैं कि आप किसी के साथ भी संबंध स्थापित करिए और आपके जो संबंध से जो संतान की उत्पत्ति होगी वो संतान सार्वजनिक होगी। वो संतान, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, वो संतान सार्वजनिक होगी। वो संतान दोस्तों सार्वजनिक होगी, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, प्लेटो का ये जो परिवार का साम्यवाद लाने का दोस्तों उद्देश्य था वो दोस्तों क्या था कि अगर व्यक्ति के जो परिवार का मोह नहीं होगा, दोस्तों प्लेटो मानता था कि संपत्ति के साम्यवाद, संपत्ति के लालच से कहीं अधिक जो मोह होता है वो परिवार का होता है। प्लेटो का मानना था कि व्यक्ति संपत्ति के मोह से तो बच जाएगा, व्यक्ति संपत्ति के मोह से तो बच जाता है, लेकिन परिवार के मोह से, कामनी के मोह से नहीं बच पाता है। इसलिए प्लेटो का मानना था कि आप ऐसी, उसने एक व्यवस्था का निर्माण किया कि कोई किसी की पत्नी नहीं होगी, कोई किसी का पति नहीं होगा, और जो पुरुष होंगे वो सार्वजनिक पति होंगे, जो महिलाएं होंगी वो सार्वजनिक पत्नियां होंगी, और जो इनसे संतान का उत्पन्न होगा, जो संतान उत्पन्न होगी वो सार्वजनिक संतान होगी, वो राज्य की संतान होगी। उस जो इन लोगों के मिलन से जो संतान उत्पन्न हुई उसका जो भरण पोषण है वो राज्य करेगा। इनके जो संतान जो हुई है उसका जो भरण पोषण, संतान है उसका जो भरण पोषण है वो राज्य करेगा। जो इन लोगों से मिलन से जो संतान उत्पन्न हुई है उसका भरण पोषण राज्य करेगा। और ऐसे दोस्तों क्या हो जाएगा कि पुरुष को ये नहीं पता होगा कि जो संतान उत्पन्न हुई है वो हमारी संतान, और महिला को ये नहीं पता होगा कि जो संतान उत्पन्न हुई है वो हमारी संतान होगी, क्योंकि जैसे बच्चे का जन्म हो जाता है और बच्चे की कुछ समय के बाद राज्य उसको अपने कब्जे में ले लेता है। इस तरह से महिला और पुरुष को ये नहीं पता चल पाता है कि जो उत्पन्न संतान हुई है, जिस संतान का जन्म हुआ वो किसकी संतान है, और उसका जन्म होने के बाद वो महिला से ले ली जाती थी और वो राज्य के द्वारा अधिकृत कर ली जाती है, और उसका फिर भरण पोषण राज्य करता है, उसकी शिक्षा दीक्षा राज्य करता है। प्लेटो का मानना था कि जो शिक्षा दीक्षा का कार्य है वो जन्म के पूर्व हो जाना चाहिए। जैसे दोस्तों आज के समय में होता है कि जो जैसे ही माँ के गर्भ में बच्चा आ जाता है वैसे ही जो सरकार होती है उसकी वो जिम्मेदारी ले लेती है। जैसा कि आप गांव में देखिए, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको, जो आशा बहु लोग होते हैं उनको पता होता है कि जैसे किसी माँ बेटी के अगर गर्भ में बच्चा आ गया है तो उसका पूरी जिम्मेदारी राज्य के द्वारा ले ली जाती है, और जन्म तक या जन्म के बाद तक जितनी भी जिम्मेदारियां होती हैं वो सरकार के द्वारा निर्वाह की जाती हैं। इसी तरह दोस्तों प्लेटो का मानना था कि जन्म के पूर्व भी संतान की जो भरण पोषण का कार्य था राज्य के द्वारा उठा लेना चाहिए। और दोस्तों अब आइए देखते हैं कि प्लेटो ने जो ये परिवार का साम्यवाद दिया उसके क्या उद्देश्य थे, उसने ऐसा क्यों किया। देखिए जो दोस्तों जो इन्होंने जो ये पत्नी का या परिवार का साम्यवाद दिया प्लेटो की, उसके मुख्य कारण थे दोस्तों अभिभावक वर्ग को मोह से दूर करना, जिसपे हम लोगों ने अब तक बात कर ली है कि जो माता पिता होंगे उनको उनके संतान के बारे में नहीं पता होगा, और अगर संतान के बारे में नहीं पता होगा तो जो वो दार्शनिक राजा था या जो शासक वर्ग था वो संपत्ति का जो इकट्ठा करना होता है, जो संपत्ति को जोड़ना होता है वो नहीं करेगा, और भ्रष्टाचार नहीं करेगा। इस तरह से वो भ्रष्टाचार करने से बच जाएगा। इस तरह से उसने क्या किया, अभिभावक वर्ग को मोह से, परिवार के मोह से, संपत्ति के मोह से उसने दूर रखा। दूसरा क्या किया दोस्तों, राज्य में एकता की स्थापना की है उसने। वो दोस्तों कैसे की है कि अगर जैसे आपने किसी व्यक्ति के पास अगर ये संपत्ति है और किसी के पास ये है तो फिर ये मेरी हो जाएगी, ये तेरी हो जाएगी। मेरी तेरी से बचने के लिए उसने इन लोगों को संपत्ति से ही बाहर कर दिया कि आपके पास भी कुछ नहीं है, हमारे पास भी कुछ नहीं, हम दोनों बराबर एक जैसे हैं। और जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि बराबर के लोगों में लड़ाई नहीं होती है और उनमें संघर्ष नहीं होता है, इसीलिए उसने संपत्ति को दोनों वर्गों को संपत्ति से बाहर कर दिया है। और दोस्तों जो तीसरा कारण उसने बताया जो नारियों को मुक्ति और समान अधिकार दिया उसने। नारियों की मुक्ति दोस्तों कैसे की, जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि जो एथेंस था वहाँ पे नारियों को बिल्कुल भी अधिकार नहीं प्राप्त था, बिल्कुल भी सम्मान नहीं प्राप्त था। उसने फिर इसीलिए उसने क्या किया कि जो उसने शिक्षा व्यवस्था में सबसे पहले नारियों को शिक्षित करने का उसने जो
प्रयोग किया कि नारियों की मुक्ति का जो समान अधिकार है वो ऐसा दोस्तों उसने क्यों किया कि जो नारियों की जो मुक्ति है दोस्तों, आप लोगों को अगर याद हो कि जो एथेंस में जो शिक्षा व्यवस्था थी, जो नारियों को वहाँ पे कोई अधिकार नहीं दिया जाता था एथेंस में, इसलिए उसने उसने शिक्षा सिद्धांत दिया उसमें उसने नारियों को बराबर के अधिकार दिए। और जो साम्यवाद की स्थापना की उसमें भी वो प्लेटो कहता है कि नारियों को समान अधिकार देकर वो नारियों को दार्शनिक राजा बनाने तक की भी चर्चा करता है कि उसने उसको समान अधिकार दिया है। इस तरह से उसने नारियों की मुक्ति की है और उसने समान अधिकार दिया। मतलब नारी पहले के टाइम पे क्या थी, सिर्फ चूल्हे चौके तक ही सीमित थी। उसने क्या किया कि नारी को बाहर लेके आया और उसकी मुक्ति का एक साधन बनाया कि वो दार्शनिक राजा बन सकती है अगर उसके अंदर बौद्धिक क्षमता है तो, वो सैनिक बन सकती है अगर उसके अंदर शारीरिक क्षमता है तो। इसलिए उसने नारियों को पुरुष के साथ समान अधिकार दिया है, उसको मुक्ति भी दी है। उसके जो पुराने कार्य थे सिर्फ उसको जो प्रयोग का सामान समझी जा रही थी एथेंस में, उस समय सिर्फ यूज करने का सामान समझी जा रही थी, उससे उसने उसको मुक्ति दिलाई और एक बराबर सम्मानपूर्ण जिंदगी जीने का अधिकार दिलाया है। दूसरा दोस्तों क्या, चौथा पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि जो श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति दोस्तों, प्लेटो क्या कहते हैं, संतान की प्राप्ति। श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति दोस्तों कैसे, जो प्लेटो कहते हैं कि जो महिला की उम्र होगी, महिला की उम्र होगी 20 वर्ष से 40 वर्ष तक, 20 वर्ष से 40 वर्ष तक। और जो पुरुष की उम्र होगी वो दोस्तों होगी 25 से 55 वर्ष। प्लेटो कहते हैं दोस्तों कि अगर इस उम्र के बीच में, अगर महिला की उम्र 20 से 40 वर्ष है और पुरुष की उम्र 25 से 55 वर्ष की है, अगर इस बीच में, अगर दोनों के बीच में संबंध स्थापित होते हैं तो उत्पन्न होने वाली संतान वैध मानी जाएगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर इस उम्र के बीच में अगर संबंध स्थापित होते हैं, जो संतान उत्पन्न होगी वो वैध मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर इस उम्र के बाद, मान लेते हैं अगर महिला की उम्र 40 के बाद हो गई और पुरुष की उम्र अगर 55 के बाद की है तो वो संतान अवैध मानी जाएगी, वो संतान अवैध मानी जाएगी और राज्य कोशिश करेगा कि ऐसी संतान का जन्म ना हो, और ऐसी संतान का राज्य कोशिश करेगा कि ऐसी संतान का जन्म ना हो और वो संतान अवैध मानी जाएगी। इसलिए, और दोस्तों जो उसने ये उम्र बताई है कि महिला की उम्र 20 से 40, पुरुष की उम्र 25 से 55 वर्ष की होनी चाहिए, वो दोस्तों इसलिए क्योंकि प्लेटो का मानना है कि जो महिला, ये जो उन्होंने उम्र बताई है महिला की उम्र और पुरुष की उम्र, उनका मानना है कि जो महिला होती है वो 20 से 40 वर्ष की उम्र के बीच में पूर्ण एवं दोस्तों जो महिला की उम्र उन्होंने बताई है 20 से 40 वर्ष, उनका मानना है कि महिला 20 से 40 वर्ष की आयु के बीच में पूर्ण यौवन प्राप्त कर लेती है, जिसके कारण वो एक राष्ट्र को एक शक्तिशाली, एक बलशाली, एक स्वस्थ पुरुष, स्वस्थ बच्चे को, स्वस्थ संतान का जन्म करा सकती है। और उसी तरह से पुरुष की उम्र का उनका मानना है कि एक जो पुरुष, स्वस्थ पुरुष होता है वो 25 से 55 वर्ष की आयु के बीच में राज्य के लिए एक स्वस्थ संतान का जन्म करा सकता है। इसके बाद अगर किसी संतान का जन्म होता है वो अवैधानिक होगा, अवैध होगा और वो एक अधार्मिक कार्यपूर्ण होगा। मतलब वो इसको धर्म से भी जोड़ देते हैं और कहते हैं कि ये अधर्म होगा कि अगर इस उम्र के बाद अगर कोई संतान का जन्म होता है तो वो अधर्म होगा। और इसके बाद इनके साम्यवाद की काफी आलोचना होती है दोस्तों, क्योंकि जो इनके जो प्रिय शिष्य थे अरस्तु, उनका भी मानना है कि जो उन्होंने जो साम्यवाद, जो पत्नियों का साम्यवाद दिया या परिवार का दिया या जो संपत्ति का साम्यवाद दिया, इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना की जाती है और भी कई विचारकों ने इनके साम्यवाद की पूर्ण रूप से आलोचना की है। दोस्तों आज हम लोगों ने प्लेटो के साम्यवाद के बारे में पढ़ा है और
इसके बाद हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे कि जो प्लेटो का जो दार्शनिक राजा था, दार्शनिक राजा का जो रोल था उनके आदर्श राज्य में, उसका क्या रोल था, क्या उसका योगदान था दोस्तों, उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो साम्यवाद था दोस्तों, यहीं से साम्यवाद का अंत हो जाता है। अगर इस प्लेटो के साम्यवाद को अगर हम लोग आज के आधुनिक साम्यवाद से अगर जोड़ के देखें दोस्तों, तो हम लोग पाएंगे दोस्तों जो प्लेटो का साम्यवाद था उसमें दोस्तों प्लेटो क्या कहते हैं कि जो प्लेटो के साम्यवाद और जो आज का आधुनिक साम्यवाद, अगर प्लेटो को साम्यवाद की आज के आधुनिक साम्यवाद से अगर तुलना करें तो दोस्तों हम लोग पाएंगे प्लेटो के साम्यवाद का जो उद्देश्य था वो राजनीतिक था। प्लेटो के जो साम्यवाद का उद्देश्य था वो राजनीतिक था, और जो आधुनिक साम्यवाद था उसका उद्देश्य दोस्तों आर्थिक होता है, जो कार्ल मार्क्स देते हैं आगे 18वीं शताब्दी में। और इसके बाद दोस्तों जो प्लेटो का साम्यवाद था वो सिर्फ अभिभावक वर्ग पे लागू होता था, सिर्फ शासक वर्ग और सैनिक वर्ग पे ही वो लागू होता है। और जो आधुनिक साम्यवाद है वो सभी पर लागू होता है, जो भी नीचे से लेके ऊपर तक जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी वर्ग थे, वो सभी वर्गों पे लागू होता है। और जो आधुनिक साम्यवाद है वो वर्गों को पूर्ण रूप से खत्म करने की बात करता है, और प्लेटो यहाँ पे वर्ग बना देते हैं। और इसके बाद जो प्लेटो का साम्यवादी व्यवस्था में रखा जाता है, और जबकि आधुनिक साम्यवाद में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इस तरह से दोस्तों आज साम्यवाद का अंत हो जाता है प्लेटो के। और अब हम लोग प्लेटो का जो दार्शनिक राजा दोस्तों उसके बारे में पढ़ेंगे। प्लेटो के साम्यवादी व्यवस्था के बाद अब हम लोग बात करेंगे जो रिपब्लिक में प्लेटो ने जो दार्शनिक राजा की व्याख्या की हुई है, जो अपने ग्रंथ, इतने बड़े ग्रंथ में उसने जो दार्शनिक राजा की व्याख्या की है दोस्तों, वो का जो आदर्श राज्य था उसमें जो दार्शनिक राजा था उसमें जो न्याय की वो स्थापना करना चाहता था, न्याय की स्थापना वो राजा के माध्यम से होगी। वो राजा कौन था? वो दोस्तों राजा दार्शनिक राजा होता है। और इसी दार्शनिक राजा के विषय में फोस्टर कहते हैं कि प्लेटो के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन में सर्वाधिक मौलिक धारणा है दार्शनिक राजाओं का शासन है। फोस्टर क्या कहते हैं? प्लेटो के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन में सर्वाधिक मौलिक धारणा दार्शनिक राजाओं का शासन है, क्योंकि जो भी कुछ उन्होंने रिपब्लिक में किया हुआ है, प्लेटो ने जितने भी संकल्पनाएं प्रस्तुत की है, जो शिक्षा सिद्धांत है, जो साम्यवाद का सिद्धांत है, वो एक दार्शनिक राजा को जस्टिफाई करने के लिए, न्याय को जस्टिफाई करने के लिए ही प्लेटो ने किया हुआ। इसलिए फोस्टर का कथन है प्लेटो के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन में सर्वाधिक मौलिक धारणा दार्शनिक राजाओं का शासन है। और दोस्तों इसी क्रम में प्लेटो क्या कहता है कि जो प्लेटो का जो दार्शनिक राजा होता है वो इंद्रिय ज्ञान से, इंद्रिय जो लोभ होते हैं, इंद्रिय जो लालच होते हैं, इंद्रिय लालच जो जिस तरह के होते हैं उनसे वो बहुत ऊपर उठ चुका होता है। और प्लेटो कहता है कि अब वो राजा दार्शनिक राजा बनने के योग्य हो जाता है, मतलब उसको अब किसी भी प्रकार का जो दार्शनिक राजा होता है, दोस्तों दार्शनिक राजा होता है उसको किसी भी प्रकार का अब जो लोभ नहीं होता है, लोभ लालसा, मतलब जो इंद्रिय लालसा होती लोगों को वो नहीं होता है, तो वो दार्शनिक राजा बन सकता। अगर उसमें ये गुण सब आ जाते हैं तो फिर वो सत्यम शिवम सुरम, दोस्तों वो ये जो सत्यम शिवम सुंदरम है दोस्तों, ये एक भगवान शिव का या भगवान का एक रूप होता है कि उसमें सत्य भी है, सुंदर भी है और वो शांत भी है। इस तरह से जो राजा के जो गुण होते हैं वो सारे गुण उसमें आ जाते हैं और वो सत्यम शिवम सुंदरम की मूर्ति की स्थापना करता है। इस तरह से उस दार्शनिक राजा की जो व्याख्या करता है प्लेटो, वो ये कहता है कि जो दार्शनिक राजा होता है एक तरह से ईश्वर का अवतार होता है और उससे कोई गलती नहीं हो सकती, वो कभी भी गलत कार्य नहीं करता है और उसकी तुलना वो सत्यम शिवम सुंदरम से करता है। इसके बाद इनकी जब प्लेटो दार्शनिक राजा को इतने शिखर तक पहुंचा देता है तो प्लेटो का मानना होता है कि अगर जो आदर्श राज्य है वहाँ पे दार्शनिक राजा, तो वहाँ पे कानून की व्यवस्था एक तरह से निरर्थक है, कानून होना या ना होना लगभग बराबर है। तो इस प्लेटो ने दार्शनिक राजा पे 4 प्रतिबंध भी लगाए हैं, याद रखिएगा दोस्तों, 4 प्रतिबंध लगाए हैं दार्शनिक राजा पर।
दोस्तों याद रखिएगा कि जो रिपब्लिक में प्लेटो ने जो दार्शनिक राजा की इतनी बढ़ा चढ़ाकर महिमा का बखान किया हुआ है कि प्लेटो भगवान का रूप है, प्लेटो का जो दार्शनिक राजा वो भगवान का रूप है, उससे कभी गलती नहीं हो सकती है, वो जो करेगा ईश्वर का निर्णय होगा, ईश्वर का आदेश होगा। या जो फोस्टर कहते हैं प्लेटो के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन में सर्वाधिक मौलिक धारणा दार्शनिक राजाओं का शासन है, या जो भी है वो जो अगर इस तरह से देखें जो सारे लोग प्लेटो के दार्शनिक राजा के महिमा का बखान कर रहे हैं, वहीं पे प्लेटो ने राजा पे 4 तरह के प्रतिबंध लगाए हुए हैं कि कहीं राजा निरंकुश ना हो जाए। प्लेटो को ये डर था कि कहीं अगर राजा निरंकुश हो जाएगा तो स्थितियां बदल जाएंगी, वो अनुकूल नहीं रहेंगी, वो प्रतिकूल हो जाएंगी। इसलिए उसने साम्यवादी व्यवस्था लाया, शिक्षा व्यवस्था लाया। इसके बाद भी राजा प्लेटो को कहीं ना कहीं डर था। इसके बाद उसने राजा पे 4 तरह के प्रतिबंध लगाए। उसने पहला प्रतिबंध क्या लगाया कि संपत्ति की असमानता इतनी ना हो, असमानता इतनी ज्यादा ना हो जाए कि लोगों में संघर्ष पैदा होने लगे। प्लेटो क्या कहता है कि जो संपत्ति है, जो 2 वर्गों में बटा हुआ कार्य है, वो उसमें संपत्ति की विषमता इतनी ज्यादा ना हो जाए कि संघर्ष उत्पन्न हो जाए लोगों के बीच में। और दूसरा क्या वो बताता है कि जो लोगों के कर्तव्य हैं, तो क्या बताता है, जो लोगों के कर्तव्य हैं परायणता, दोस्तों प्लेटो दूसरा कथन बताता है कि जो लोगों में कर्तव्य परायणता की जो दोस्तों क्या बताता है कि जो लोगों में कर्तव्य परायणता बनी रहे, लोग अपने कर्तव्य को भूले नहीं, वो अपना कर्तव्य करते रहे। जैसे जो दार्शनिक राजा का कर्तव्य वो अपना कर्तव्य करता रहे, जो सैनिक का कर्तव्य वो अपने कर्तव्य करते रहे, और जो उत्पादक वर्ग के कर्तव्य वो लोग अपने कर्तव्य करते रहे। और प्लेटो कहता भी है कि अगर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, जो राज के द्वारा उसके निर्देश दिए गए हैं, जो कर्तव्य करने का निर्देश दिए गए, अगर वो व्यक्ति उनका पालन कर रहा है तो वो व्यक्ति न्याय कर रहा है। और इसके बाद प्लेटो क्या कहता है कि राज्य का आकार नहीं बढ़ना चाहिए। प्लेटो का जो आकार है वो ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, और जो उसकी जनसंख्या है वो इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि लोगों में एकता खत्म हो जाए, लोग एक दूसरे को पहचाने नहीं। उनका जो प्यार है, जो उनका अपनापन है वो बना रहना चाहिए। और उसके लिए उसने बताया कि राज्य की जो जनसंख्या है वो कितनी होनी चाहिए, 5040। इसने एक आइडियल नंबर बताया कि जो आदर्श राज्य की जनसंख्या होनी चाहिए 5040 होनी चाहिए। अगर इसके ऊपर अगर बढ़ रहा है तो वो नया राज्य बना देना चाहिए, उसको उस राज्य में जगह नहीं देनी चाहिए। इसीलिए दोस्तों प्लेटो इसके बाद वो आपको अगर याद हो तो जो उसने जो संपत्ति का साम्यवाद बताया था, जो उसमें परिवार का साम्यवाद बताया था, उसमें उसने बताया था कि इस उम्र के बाद अगर बच्चे पैदा होंगे तो उनको राज्य पैदा होने से रोकेगा, उनको जन्म लेने नहीं देगा। तो उसका एक कारण ये भी था कि जनसंख्या नहीं बढ़ने देना चाहता था। और जो उसने आइडियल जनसंख्या बताई अपने राज्य की वो 5040 बताई है। उसका मतलब था कि राज्य का आकार इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि लोग एक दूसरे को जाने ना, उनमें अपनापन ना रहे, राष्ट्र की भावना ना रहे और एकता खत्म हो जाए उनकी। इसलिए उसने एक आइडियल नंबर बताया कि इतनी जनसंख्या रहे और उनमें अपनापन बना रहे, एकता बनी रहे। और तीसरा उसने जो लास्ट पॉइंट बताया, जो चौथा प्रतिबंध था, शिक्षा व्यवस्था में चेंज नहीं होना चाहिए, शिक्षा पद्धति नहीं बदलनी चाहिए। उसने क्या बताया चौथा पॉइंट कि जो शिक्षा पद्धति वो नहीं बदलनी चाहिए। अगर शिक्षा पद्धति में बदलाव हो गया तो जो उसका सपना था, जो दार्शनिक राजा और आदर्श राज की जो उसने स्थापना करने की कोशिश की हुई है वो उसमें वो फेल हो जाएगा, वो उसमें असमर्थ हो जाएगा। इसलिए उसने क्या कहा कि संपत्ति की असमानता नहीं होनी चाहिए और कर्तव्य परायणता बनी रहनी चाहिए, राज्य की जो जनसंख्या वो नहीं बढ़नी चाहिए जिससे एकता बनी रहे और राष्ट्र की भावना बनी रहे। चौथा क्या बताया, शिक्षा पद्धति का अंत नहीं होना चाहिए, उसको बदलना नहीं चाहिए। इस तरह से उसने राजा पे 4 प्रतिबंध लगाए हैं और ये प्रतिबंध प्लेटो का जो दार्शनिक राजा है उसको निरंकुश बनने से रोकता है। जो ये 4 प्रतिबंध लगाए हैं प्लेटो ने, तो इसको बारकर ने क्या कहा है कि ये जो राजा पे लगाए गए 4 प्रतिबंध रिपब्लिक का सबसे बड़ा विरोधाभास है। बारकर का कथन है कि इन सब
प्रतिबंधों को रिपब्लिक का सबसे बड़ा विरोधाभास कहता है। और दोस्तों इसके बाद आज हम लोगों ने जो प्लेटो को यहीं तक रखते हैं, प्लेटो की चर्चा को यहीं पे रोकते हैं। और आज हम लोगों ने जो प्लेटो का दार्शनिक राजा या प्लेटो का जो साम्यवाद है उस पर आज हम लोगों ने चर्चा की हुई है। और दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों अगर अब तक जितनी भी प्लेटो के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की हुई है, अगर अब तक आपको कोई भी सवाल आया हुआ अगर आपके दिमाग में, तो दोस्तों आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में उस सवाल को लिखिए और आप हमसे सीधे सवाल करिए, हम उसका जवाब कमेंट्स बॉक्स में देंगे, या तो उसको नेक्स्ट वीडियो में उस पर हम उसका जवाब देंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।